This is lecture 10, okay? Lecture. Before this, we read about revolt of 1857. Lord Dalhousie was there from 1848 to 1856. So, whatever policy he pursued other than technological, okay, he has done immense work in technology and administration. And administration. But the problem was his doctrine of lapse and the policy of conquest through war. Through war. But doctrine of lapse was lapse of moral or moral lapse of moral on the sides of Britishers, which led to revolt of 1857. So, who was the Governor General during the revolt of 1857? Lord Canning. Lord Canning was the Governor General during the revolt of 1857. Okay. Finally, the revolt was brought under control and crushed. Okay. So there was, it was brought under control in 1558. Sorry, 1858. Before 1858, Lord Canning was Governor General. Okay. After the revolt, what actually happened? The revolt was suppressed, brought under control, and Lord Canning became Viceroy of India. ठीक है, यहां तक समझ में आया था या नहीं आया था? Yesterday class I have mentioned it. He has become Viceroy of India. So, what would be his immediate step after becoming the Viceroy of India and the suppression of revolt? What will be his immediate step? ये बताओ मुझे. Doctrine of lapse immediately removed, suspended. Okay? It was removed. Abolished is the right term. Abolished. Okay. And Queen Victoria, Queen Victoria, who the British
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी was passed to the crown. Okay, so this step was taken immediately. ठीक है, इसके बाद क्या गया, इस वॉर में इतना क्राइम हुआ ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, कि इन्होंने इंडियन पीनल कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर भी स्टैब्लिश किया बाद में 1859 में, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको भारतीय न्याय न्याय संहिता आप कहते हैं, ठीक है, इसको भी पास किया। ठीक है, पोस्ट दिस रिवोल्ट, जब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पास होगा, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, आपका हाई कोर्ट भी बनेगा 1861। ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास्ड। ठीक है, हाई कोर्ट का बात समझने के लिए यूनिवर्सिटी में लोग पढ़े लिखे होने चाहिए थे। तो 1857 में क्या हुआ था आपका, अदर देन रिवोल्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वाज फाउंडेड। ये कॉमन क्वेश्चन है कि ये किसके समय में हुआ। एंड बॉम्बे, ये आपका द यूनिवर्सिटीज वेयर फाउंडेड बाय देम। ठीक है, देखो ये सब चीजों तो अच्छी बातें हुई, एक बुरी बात क्या हुई, वो था नील विद्रोह। नील विद्रोह, ऑल्सो नोन एज इंडिगो रिवोल्ट। व्हाट वाज इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1860? इसको ब्लू रिवोल्ट नहीं बोलते, इसको इंडिगो रिवोल्ट बोलते हैं। ठीक है, व्हाट वाज नील विद्रोह, एनी आइडिया? आप लोग जब स्कूल में था, ठीक है, तो व्हाइट शर्ट पहनते थे। आप में से बहुत लोग हैं जो मेरे साथ ही स्कूल में होंगे, नो डाउट, यू गाइज आर रियली यंग। व्हाइट शर्ट, आफ्टर दिस व्हाइट शर्ट was washed, we used to add indigo, उजाला सुप्रीम, याद है? यस सर। उसका फैक्ट्री देखा है, कौन सी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है उजाला सुप्रीम को? वो सेम इंडस्ट्री है जो 2019 या 1905 के लगभग बनी है स्वदेशी मूवमेंट में। पर ये 1860 का बात हो रहा है। ठीक है, 1860 में क्या हुआ कि इंडिगो रिवोल्ट हुआ, कहाँ हुआ? पबना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था, देखो, इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए ना बहुत फर्टिलाइज लैंड चाहिए। इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए, नील को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड फर्टाइल लैंड। ये क्वेश्चन आएगा आपको, नील विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था 1860। ठीक है, तो वहां पे एक्चुअली हुआ क्या था, जो टेनेंट थे, ठीक है, टेनेंट का मतलब होता है टिलर्स,
फार्मर्स। ठीक है, ये बात कब की हो रही है? 1860 की। और कहाँ की बात हो रही है? बंगाल की। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बंगाल में क्या हुआ था? 1793 परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, इसमें क्या हुए थे? जमींदार बने थे। एंड दीज जमींदार्स वेर व्हाट? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। मतलब आप में से कोई है बीदी तामे, कोई है आचुंग, कोई है आमेन। ठीक है, ये लोग सब कहाँ का है? ईटानगर का होगा मोस्ट प्रोबेबली। ईटानगर में इन लोग का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छा हो गया, तो ये लोग जा करके है ना, कोई एक जमींदारी ले लिया पासी घाट का। तो इन लोग का चल पाएगा क्या? मोस्ट प्रोबेबली दीज आर पीपल दोज हु आर नॉट बिलोंगिंग टू पासी घाट। सिमिलरली द जमींदार्स हु टुक द जमींदारीज वेर एक्चुअली फ्रॉम कोलकाता, कैलकाटा। ठीक है, and they took the permanent settlement zamindari states away from Calcutta in Bihar also. ठीक है, and in other places of Bengal. ठीक है, but these people were actually always in the city, middle class English educated people. They rarely had any connection with the rural belt. Okay, so over a period of time these farmers, they started owing good amount of land. And also when the zamindari broke, people have to sell it, sale of it, to pay taxes. So it was also bought by plantation owner. Sorry, owner, mainly European. So why they were buying it? They were buying it to run their indigo factory or dye factory. So they were actually forcing people in the rural belt to grow indigo, forcing them. Why forcing them? Because the tillers never wanted to grow indigo. Can anyone tell me why the tillers never wanted to grow indigo? कोई प्रॉफिट नहीं होता था सर। देखो, फार्मर्स है ना, प्रॉफिट के बारे में इतना नहीं सोचता है। ठीक है, इंडिगो जो है ना, Sir, सबसे, fertile soil lost due to the indigo plantation. हाँ यस, इंडिगो से क्या होता है ना, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे ना, ये फोर्स करते थे टिलर्स को। दे वर फोर्स्ड टू ग्रो। टिलर्स को फोर्स किया जाता था, और टिलर्स का जो सबसे फर्टाइल लैंड होता था ना, वो ये प्लांटर्स चूज करते थे ऑन द मोस्ट फर्टाइल लैंड। ठीक है, और खेती का टाइम क्या होता था स्टार्ट करने का इंडिगो का?
इसका कल्टीवेशन का स्टार्टिंग टाइम होता था अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो उस समय यूरोपियन प्लांटर्स क्या करता था, टिलर्स को सर्टेन अमाउंट ऑफ एडवांस दे देता था। ठीक है, और इनके साथ एक डीड कर लेता था कि आप जो प्रोड्यूस करोगे वो मुझे सर्टेन अमाउंट में सेल करोगे। ठीक है, तो और एडवांस अमाउंट दे देता था। इस एडवांस अमाउंट से अगेन प्लांटर्स उसको सीड सेल करता था, सीड्स ऑफ इंडिगो। और किसमें सेल करता था, हाई प्राइस, हाई प्राइस। ठीक है, और नवंबर और अक्टूबर के बारे में एक विशेषता है पूरे बंगाल, बिहार, आसाम में, बता सकते हो क्या है, फेस्टिवल सीजन, अरुणाचल में भी। तो ये जो थोड़ा बहुत एडवांस मिलता था, इट गॉट स्पेंट ड्यूरिंग दुर्गा पूजा फेस्टिवल्स। अब ये जाकर के प्रोड्यूस करता था, उसका फाइनल हिसाब होता था अगस्त सितंबर नेक्स्ट ईयर। और इससे जो प्रोड्यूस होता था, इट वाज बॉट बाय द प्लांटर्स अगेन एट लो प्राइस, लो प्राइस। समझ में आया या नहीं आया, लॉस किसका हो रहा है, टिलर्स का, टिलर्स का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब फायदा किसका हो रहा है, यूरोपियन प्लांटर्स का। ठीक है, ड्यू टू दिस फोर्स्ड फार्मिंग एंड क्रेडिट lead led to tillers being in debt। ठीक है, the loans taken by grandfather grandfather was being paid by his son's son। ठीक है, this led to poverty and forced cultivation farming, leading to miseries and discontent, which led to indigo revolt। The farmers attacked planters with spears and bow. Women also not far behind. You know, women from Eastern Belt, they also came attacking with pots and pan। ठीक है, तो फाइनली समझा गया कि ये जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ है ना, तब इसको इंडिगो रिवोल्ट में
Who was guilty? The प्लांटर। European planters were guilty. ठीक है, were guilty. ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको रिजॉल्व किया। ठीक है, बंद करवाया फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन को। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपको आएगा वो है लॉर्ड मायो। एनी आइडिया आपको लॉर्ड मायो के नाम से मिलता जुलता कुछ याद आता है? 1869-72 लॉर्ड मायो। अजमेर में ना एक कॉलेज है, मायो कॉलेज। इट्स वेरी फेमस। ठीक है, फॉर द प्रिंस। जो इंडियन प्रिंस है उनको वहां पे ट्रेनिंग दी जाती थी, मायो कॉलेज अभी भी है एट अजमेर। ठीक है, ये चीज इनका एक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर इनका क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस। ऑफ फाइनेंसेस कैसे किया? सेंट्रल और प्रोविंस, अभी स्टेट और सेंटर देखते हैं ना, उसी तरह इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस किया फॉर सेंट्रल एंड प्रोविंस। ठीक है, ही ओनली इंट्रोड्यूस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, एंड ही वॉज द ओनली वाइसरॉय हु वॉज मर्डर्ड इन ऑफिस। ठीक है, इससे आपको दो ही सवाल आता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस, सेंटर का अलग फाइनेंस होगा, प्रोविंस का अलग होगा। बाद में इसी से आपका सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का जन्म होता है, बाद में, बहुत बाद में। ठीक है, इसी से वो आइडिया मिलता है। ठीक है, लॉर्ड मायो। दो ही सवाल आता है, मर्डर्ड इन ऑफिस, दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसके बाद जो आते हैं ना, आपको 76 से इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन। ठीक है, 1876 से 80। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें भी बहुत ज्यादा डिस्कंटेंट बिल्डअप होगा। ठीक है, देखो, इसका कोई मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था लॉर्ड लिटन को। इसको इंडिया का भी एक्सपीरियंस नहीं था, पर इसका क्या था? ये ब्रिटिश फॉरेन सर्विसेज का आदमी था। सर्विसेज। ठीक है, ठीक है, ब्रिटिश फॉरेन सर्विसेज का आदमी था। दूसरा था कि इसको पहले गवर्नर ऑफ मैड्रास बनाया जा रहा था। ठीक है, इसने मना कर दिया गया था ऑन अकाउंट ऑफ पुअर हेल्थ। बाद में जब इसको ऑफर मिला टू बिकम वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये बन गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ऐसा आदमी था ना, मैंने आपको बता दिया है, आफ्टर वॉर ऑफ 1857 क्या हुआ था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था। ठीक है,
वो लंदन में बैठता था और उसके 15 गो उसके काउंसिल थे, इंडियन काउंसिल मेंबर, काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल। ये जो भी डिसीजन लेता था ना रिटर्न, उसका विरोध बड़ा होता था काउंसिल में, ठीक है, पर ये पास करा लेता था अपना। इसकी हरकतें ऐसी थी कि तुम जान नहीं सकते हो क्या कर सकता था ये। इसके आते साथ क्या हुआ, फरमाइन हुआ। कहाँ पे? मद्रास, बॉम्बे, पंजाब। तो पंजाब बोलने के लिए है कि आपका 5 रिवर्स है, बहुत फर्टाइल लैंड है, पर जब आप उसको मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लस लोअर गंगा, ठीक है, प्लस डेल्टा ऑफ गंगा देखोगे ना, तो उसके सामने पंजाब बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है, ठीक है। कंपेयर टू दैट इट इज नॉट दैट फर्टाइल। ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। ठीक जब फमाइन हुआ तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया दिल्ली दरबार, और वहां पे बड़ा पॉम्प एंड शो हुआ, ठीक है। पूरी पेजेंट, जैसे ब्यूटी पेजेंट होता है ना, वैसा वाला चल रहा था माहौल। पूरा पैसा खर्चा किया क्वीन विक्टोरिया के लिए, एंड देयर शी वाज डिक्लेयर्ड इम्प्रेस ऑफ इंडिया। और ये पूरा पैसा खर्चा किया, और इसकी वजह से क्या हुआ, 50 मिलियन, 50 लाख लोग, 50 मिलियन है, 50 लाख नहीं हुआ, ज्यादा है, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 5 मिलियन है, सॉरी, 5 मिलियन तो 50 लाख लोग, दे पेरिस्ड इन एन ईयर, इन ए ईयर, भूख से मर गए तड़प तड़प के, ठीक है। दूसरा क्या था, उस जमाने में इंग्लैंड में, इंग्लैंड बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा था, डेवलप्ड कंट्री, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड। आज सबसे ज्यादा हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कौन है, G4 कंट्रीज। तो क्या चाहते हैं वो लोग, फ्री ट्रेड, देयर शुड बी नो बैरियर, ओके, देयर शुड नॉट बी एनी बैरियर, दे वांट फ्री ट्रेड। तो इवन लिटन वाज एडवोकेट ऑफ फ्री ट्रेड। ही रिमूव्ड इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन 29 आर्टिकल्स। इससे क्या हुआ, इंडिया का जो कंडीशन था ना, और भी खराब हो गया। इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन वर्सनड, बिकेम वर्स्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1878 में आर्म्स एक्ट ले आए। इंडिया में बहुत सारे जो कास्ट है या बहुत सारे जो लोग थे, दे यूज टू कीप आर्म्स विद देम ट्रेडिशनली, ठीक है, ट्रेडिशनली दे यूज टू कीप आर्म। My father's eldest brother is 84, okay? So he is born before independence. तो
he told me once that his father has told him, ठीक है, his father has told him कि his grandfather, okay, was summoned to the police station. That time पुलिस स्टेशन बड़े बड़े होते थे, तो पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और उनसे बोला गया कि आप अपना आर्म्स जमा कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया था कि मेरी जमीन 3 किलोमीटर तक है, ठीक है, रात में डकैती होती है, तो क्या मैं पुलिस स्टेशन आऊंगा जो मेरे यहां से 20 किलोमीटर दूर है, या मैं पहले इसको देखूंगा। तो सोचो इंडियंस को कितनी प्रॉब्लम थी, और उस समय डकैती रैम्पेंट। तो ये जो आर्म्स था, आर्म्स एक्ट में, इंडियंस वेर नॉट अलाउड टू कीप आर्म्स, ओनली यूरोपियंस एंड सर्टेन लेवल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। It exposed the racial superiority in which Lytton believed, ठीक है। दूसरा क्या है, 1878 वर्नाकुलर एक्ट। अब फमाइन हुआ है, ड्रॉट आया है, ठीक है, भूखमरी हुई है, तो क्या होगा, लोकल न्यूज़पेपर में छपेगा या नहीं छपेगा, ठीक है। तो जो भी लोकल न्यूज़पेपर छाप रहा था उसको माना जाता था एक्ट ऑफ सेडिशन, एंड द पब्लिशर एंड प्रिंटर has to take permission before printing of any such edition, ठीक है। और तभी डेली न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होता था, ठीक है, वीकली होता होगा, टाइम लगता था, ठीक है। तो दे यूज टू गो एंड टेक परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट कि हम लोग ये पब्लिश करेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है, या नेक्स्ट एडिशन में, ठीक है। वेयर एज इंग्लिश न्यूज़पेपर वेर एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड। देखो जो भी ये लिटन कर रहा था ना, इसका विरोध होता था इंडियन काउंसिल में, जो 15 मेंबर्स थे काउंसिल फॉर इंडिया, वो विरोध करते थे, लेकिन ये पास करा लेता था, ठीक है, लिटन। क्योंकि क्या था, ये फॉरेन सर्विसेज में काम कर चुका था, और फॉरेन सर्विसेज में जो काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, बड़ा स्ट्रांग था ये डिप्लोमेसी में, तो ये पास करा लेता था, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बोला गया था कि इंडियंस को भी है ना सिविल सर्विसेज में मौका मिलेगा, ठीक है। पर इसने बोला नहीं, इंडियंस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो इंडियंस आ गया है उसको वॉलेंटरी रिटायरमेंट दे दो, ठीक है। तो लोग बोला कि भाई फिर तुम 1858 वाला 57 वाला सिचुएशन पैदा कर। तो इसने बोला कि नहीं, एग्जाम के थ्रू मत लो इंडियंस को, नॉट टेक थ्रू एग्जाम। कितना अच्छा बात बोला, आप लोग खुश हुआ होगा, ठीक है। बोला एग्जाम के थ्रू मत लो इंडियंस को, रिकमेंडेशन के थ्रू लो। अब रिकमेंडेशन के थ्रू किसको लेगा, जो लोग प्रो ब्रिटिश रूल इन इंडिया होंगे, ठीक है। और उसको कहा इसने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज एक्ट,
इसका बड़ा विरोध हुआ इस एक्ट का, और ये एक्ट पास नहीं हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट में इसका बड़ा बड़ा विरोध हुआ, पर नहीं हुआ। तब इसने क्या दिमाग लगाया, इसने मैक्सिमम एज लिमिट जो थी ना वो 21 थी तभी, अभी जैसे 32 है, तभी 21 थी, वॉज ब्रॉट डाउन टू 19। देखो, इंडिया में उस समय सिर्फ 40 लोग फॉर्म भरते थे, ठीक है, उसमें से भी 10 का सिलेक्शन होता था। इन लोग की कोचिंग चलती थी लंदन में, 2 साल, 2 साल लोग कोचिंग लेता था लंदन में, तब जाकर के एग्जाम दे पाता था, क्योंकि सारा चीज लंदन में होता था। तो गरीब आदमी का तो बच्चा नहीं कर पाएगा, अमीर आदमी का बच्चा करेगा, ठीक है। तो इसने एज 21 को रिड्यूस करके 19 कर दिया। दिस ऑल्सो बिकेम वेरी चैलेंजिंग फॉर इंडियन। उसके बाद इसने क्या किया, जबरदस्ती लिटन ने किया सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत लॉस हुआ। सो विद दिस लिटन eras of 1876 to 1880 come to an end। अब लिटन जैसा आदमी होगा तो कुछ बेहतर आदमी को भेजा जाएगा ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पढ़े लिखे लोग थे, तो बहुत विरोध हुआ था। तो जो नेक्स्ट आदमी आया वो बहुत अच्छा आदमी था, लॉर्ड रिपन। ठीक है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट ही ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अच्छा, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया होगा सेल्फ गवर्नमेंट, एनी आइडिया? एनी आइडिया क्यों इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया होगा? No, sir. देखो, इनका एक ही पर्पस था कि इंडियन भी एजुकेट हो, ठीक है, विथ रिगार्ड टू पॉलिटिक्स। सो फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ इंडियंस, उनमें भी लीडरशिप डेवलप हो, ठीक है। सो ही इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये कब करते हैं, ये 1882 में करते हैं, ठीक है। ये आके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी रिपील करते हैं, रिपील्स। जो जो लिटन करके गया था उसको रिपन हटाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये लॉर्ड मेयो का जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है ना, उसको बेहतर करते हैं। किसके किसके बीच में हुआ था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन? सेंटर एंड प्रोविंस, ठीक है। तो इन्होंने उसके बाद क्या किया, प्रोविंस को फर्दर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, ठीक है, और द सोर्स ऑफ रेवेन्यू को डिवाइड किया 3 क्लासेस में। पहला था इंपीरियल, इंपीरियल क्लासेस। दूसरा था प्रोविंशियल,
अ थर्ड था डिवाइडेड। ठीक है, तो इंपीरियल में क्या था, यही सब्जेक्ट को जन्म देता है। मैंने बोला ना 3 सब्जेक्ट इंपीरियल। तो इंपीरियल में क्या था, कस्टम, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, रेलवे, ओपियम, सॉल्ट। ठीक है, आप स्टेट में रेलवे मिनिस्टर देखते हो, नहीं देखते हो ना, तो इसी आदमी की देन है ये सब, मिलिट्री। ठीक है, दूसरा था, अच्छा लैंड भी उस समय इंपीरियल के पास था। दूसरा, सॉरी, प्रोविंशियल। ठीक है, इसमें था जेल, रोड, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, तीसरा था डिवाइडेड। ठीक है, इसमें था आपका एक्साइज, फॉरेस्ट। ठीक है, ये मेजर था। ठीक है, इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म भी किया, और एक कमीशन बनाया, कमीशन बनाया टू रिव्यू इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन सिंस वुड वुड्स डिस्पैच। कब बना था वुड्स डिस्पैच, 1854 में। ठीक है, उस कमीशन का नाम जो इन्होंने बनाया, लॉर्ड रिपन ने, उसका नाम है हंटर्स कमीशन। लिख लीजिए जो जो बता रहा हूं मैं, जल्दी लिखिए। ठीक है, और इसी का रिकमेंडेशन था जो टेक्निकल एजुकेशन का अलग बना, सब चीज टेक्निकल एजुकेशन, एजुकेशन एंड इसमें वोकेशनल भी आया, इंजीनियरिंग, वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, अलग कर दिया, इसका एंट्रेंस टेस्ट होने लगा। ठीक है, और दूसरा आपका जनरल एजुकेशन। ठीक है, इसी का है कि टेक्निकल एजुकेशन आपका आया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, इसी के रिकमेंडेशन के बाद बने हैं, अंडर कमीशंस के बाद। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉर्ड रिपन में, वो है इल्बर्ट बिल। जाते जाते एक कंट्रोवर्सी हो गया, बिल कब लाया इन्होंने, 1883, 84। इससे पहले क्या होता था, ओनली यूरोपियन जजेस, ठीक है, यही लोग देख सकते थे केसेस रिलेटेड टू यूरोपियंस। पर इसमें है ना, रिपन ने कहा नहीं, इंडियंस जज ऑल्सो शुड गेट दैट राइट, दे शुड ऑल्सो जज द यूरोपियंस,
they are being disqualified from doing so merely on the basis of race. और ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हुआ इल्बर्ट बिल अमंग, इसमें अनपॉपुलर हुआ यूरोपियंस, ठीक है। इट वॉज टू establish equality between Indian and European judges. यूरोपियन जजेस। अब मुझे बताओ क्या हुआ होगा यूरोपियन रिएक्शन। There was agitation all across India by the Europeans, and Ripon was forced to withdraw it. He found no support. ठीक है। इसके बाद द ब्रिटिश sense of racial superiority was well understood by educated मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। जो पहले प्रो ब्रिटिशर्स था वो अब समझ गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं दे हैव ए सेंस ऑफ रेशियल सुपीरियोरिटी, और एक रेशियल राइट भी हो गया था कोलकाता में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, रिपन बिलीव दैट हिज मिशन इन इंडिया हैज फेल्ड आफ्टर दिस इल्बर्ट बिल controversy. He resigned and returned to England as a defeated man. ठीक है। अब इसके बाद ही आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हम लोग कल देखेंगे। इसके बाद ही फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होता है। क्यों होता है उसके लिए भी हम एक बताएंगे, एक थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। कि कांग्रेस को बनाया गया, हु फॉर्म्ड कांग्रेस, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम। क्योंकि इंडियन समझ गए थे ना कि इनका सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी बहुत ज्यादा है, तो अब इंडियन का जो मिडिल क्लास था जो 1857 में इन्वॉल्व नहीं हुआ था वो शायद हो जाता। दे हैव अंडरस्टूड, सो कांग्रेस वाज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू एक्ट एज सेफ्टी वॉल्व for the British rule in India. So we'll read this tomorrow. कितने बजे होगा, 10:30 AM, ठीक है। हमको खत्म करना है आपका कोर्स, ठीक है, 10:30 AM, ठीक है। So with this I will end the class of today. Today's class is very important from your prelims point of view. इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, जो भी मैंने बताया इसी से आएगा, ठीक है। Any doubt? नो सर। सर हाँ बोलो। सर इसमें हंटर कमीशन का बात होता है ना सर। हाँ हाँ, इसमें सर जो हंटर कमीशन था ना, ये जालियांवाला बाग मैसेकर का भी एक तो कमीशन था, दोनों सेम है क्या? नहीं नहीं, हंटर कमीशन यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर है, ठीक है। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919, और ये हंटर कमीशन मैंने जो बताया वो कब हुआ है? 1882। नाम सेम है ना सर, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा
कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? हमेशा याद रखो, आपने खुद बताया जलियांवाला बाग, दोनों के बीच में कितना साल का डिफरेंस है? कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है, कंफ्यूजन हम लोग खुद क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है? ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है, चलिए, गुड नाइट। ठीक है।